जब मैं वहाँ पहुँच गया था 24 को, मैं न्यूज़ अपडेट्स देख रहा था तो कुछ खबर मिली थी कहीं वो बाउंड्री साइड में जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे लड़ाई थोड़ी शुरू हो गई है। मैंने अपने सामने बॉम्बिंग थोड़ी दूर में एक्सपीरियंस करी, थोड़ा शॉकिंग लगा। फिर एक और बॉम्बिंग थोड़ा डिस्टेंट में सुनाई दी तो तब थोड़ा सा पैनिक लगा कि कुछ तो हो रहा है जो सिटी में ही हो रहा है। क्योंकि अभी मिशन गंगा में भी ये हमें फ्री फ़्लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो ये फ़्लाइट्स अगर पहले प्रोवाइड करी होती तो सब बच्चे यहीं पे होते। हम 4 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो हमारे लिए भी एक हमारा घर फैमिली जैसा ही है। वहाँ के टीचर्स, लोकल लोग, हम वहाँ पे बहुत लोगों को जानते हैं तो उनके लिए भी हमें बुरा लग रहा है। हम तो आ गए हैं पर हमें कहीं ना कहीं अभी भी यही चिंता है कि वहाँ पे सब ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत मासूम जाने जा रही है और ये देख के हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੌਰਵ ਜੀ ਖਰੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 200 ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿ नहीं ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜहन 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? जी, थोड़ा वहाँ देख के लगा सिचुएशन तो डेंजरस हो गई है। बेसिकली मेरी एक्चुअली फ़्लाइट थी 24 फरवरी की, तो मैं वैसे ही मेरी फ़्लाइट थी, मैं यहाँ इंडिया आने वाला था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि बेसिकली उसी वक्त हम लोग एक्चुअली मेरा जो जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वो सिटी कैपिटल सिटी से थोड़ी दूर है। तो एक दिन पहले मैं ट्रेन से निकल गया था 23 को। तो जब मैं वहाँ पहुँच गया था 24 को, मैं न्यूज़ अपडेट्स देख रहा था तो कुछ खबर मिली थी कहीं वो बाउंड्री साइड में जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे लड़ाई थोड़ी शुरू हो गई है, वहाँ पे कुछ बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो उसके बाद जब वहाँ पे हमारे साथ और भी लोग थे, जब हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन में, देन रेलवे स्टेशन से हमें जाना था एयरपोर्ट पे, तो हमें एकदम पता चला रेलवे स्टेशन में भी गन फायर एंड बॉम्बिंग हुई है और रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट है वहाँ पे बॉम्बिंग गन फायर हुई और वो बंद कर दिया गया है। तो हमें फिर थोड़ा सा पैनिक हुए, क्योंकि हमारे सबको तब तक ये मैसेज आ चुका था कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल है। तो फिर हम लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन में ही वहाँ पे खड़े हो गए थे, बोला था कि किसी तरह कैपिटल को इवैक्यूएट कर दो। तो थोड़ा पैनिक था उस टाइम। फिर सब लोग सामान के पास अंदर थे, मैं वाटर बॉटल और सामान लेने आया। मैंने अपने सामने बॉम्बिंग थोड़ी दूर में एक्सपीरियंस करी, थोड़ा शॉकिंग लगा। फिर एक और बॉम्बिंग थोड़ा डिस्टेंट में सुनाई दी तो तब थोड़ा सा पैनिक लगा कि कुछ तो हो रहा है जो सिटी में ही हो रहा है। तो वो बहुत लाउड वॉइस थी, तो था लाइव एक्सपीरियंस करना थोड़ा शॉकिंग होता है। तो हम लोग फिर सब लोग एक कियोस्क मच गया वहाँ पे, हम सब लोग रेलवे स्टेशन में चले गए। फिर रेलवे स्टेशन में क्या हुआ, बहुत लंबी भीड़ लग गई थी और फिर सभी लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह वेस्ट साइड जाएं, क्योंकि ईस्ट साइड से अटैक आ रहा था। तो हमने ट्राई किया कि हम सभी लोग वेस्ट साइड जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लगभग 5 से 6 घंटा हम लाइन में खड़े रहे। हमने किसी तरह टिकट ली और फिर हम वेस्ट साइड पहुँचे, वेस्ट साइड की सिटी में। अब ये दिक्कत हमें ये थी कि हमें पहले 2 नंबर प्रोवाइड किए गए थे एम्बेसी और गवर्नमेंट के, तो वो लग नहीं रहे थे। फिर 5 नंबर आए, वो भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि 20,000 बच्चे सभी ट्राई कर रहे थे वो उनको रीच करने का। तो हमें थोड़ा सा फिर तब निराशा हो रही थी, क्योंकि हम उन्हें किसी भी तरह कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो हमें बुरा लग रहा था। फिर हमने किसी तरह
वहाँ पे मैंने पहले पोलैंड बॉर्डर जाने का ट्राई किया, लवीव से जो पास था। फिर वहाँ पता चला वहाँ बहुत भगदड़ मच चुकी है, वहाँ बहुत रश है, बच्चों के साथ अच्छा भी नहीं हो रहा था सलूक उस टाइम। फिर हम लोग रुक गए। फिर तब तक के लिए, जब तक मैं वहाँ रुका था, मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं अपनी यूनिवर्सिटी के और बच्चों को निकालूँ। तो मैंने 12 बच्चों को और गाइड किया था, और उसके बाद 50 बच्चे हिम्मत करके और आए थे खुद से ट्रेन से। यूक्रेन गवर्नमेंट ने ये चीज़ अच्छी करी थी, फ्री ट्रेन प्रोवाइड करी थी टू द वेस्ट साइड, तो ये बहुत अच्छा लगा था हमें। फिर वहाँ पे जब मेरे और बैचेस आए तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। जब वो 12 बच्चों का बैच आया उनके साथ में निकला, हमने खुद से इनिशिएटिव लिया कि हंगरी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। हंगरी बॉर्डर हम क्रॉस किए। फिर वहाँ पे हमें एम्बेसी के ऑफिशियल मिले, उन्होंने अकोमोडेशन दिया, खाना पानी सब प्रोवाइड किया, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए फिर अभी मैं थैंकफुल हूँगा इंडियन गवर्नमेंट को भी। अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़्लाइट्स बहुत बढ़ा भी दी हैं ऑपरेशन। आपने जैसे अभी कहा कि थैंकफुल हो गए इंडिया गवर्नमेंट के, कई लोगों का जजमेंट ऐसा था, कई लोगों की ऐसी टिप्पणी आ रखी थी कि भी इस मामले को लेकर इंडिया गवर्नमेंट जो है वो फेल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस सिचुएशन के लिए मैं ये बोलूँगा कि एक चीज़ ये थी कि जब ये वॉर अभी तक स्टार्ट हुई नहीं थी, तो बहुत सी कंट्रीज़ थी, यूएस, यूके एंड ऑल भी अदर कंट्रीज, जिन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी थी कि आप ये यूक्रेन खाली कर दीजिए, एक बार वॉर स्टार्ट हो जाए तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं बोलूँगा हाँ, इसमें क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये शिकायत है, एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी हमें नहीं मिली, और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ऑपरेट भी करी गई थी, लेकिन वो 60 to 70,000 थी वन वे। तो बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक अभी मिशन गंगा में भी ये हमें फ्री फ़्लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो लाइक ये फ़्लाइट्स अगर पहले प्रोवाइड करी होती तो सब बच्चे यहीं पे होते। बट मैं ये बोलूँगा कि लेकिन जब वॉर सिचुएशन अराइज़ हुआ तो उसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, क्योंकि लाइक बहुत सारी कंट्रीज़, लाइक 4 कंट्रीज से इवैक्यूएशन, तो हर एक से परमिशन, वीज़ा प्रोसेस, हर एक से बहुत कुछ लेना पड़ता है। तो ये बहुत क्विकली किया है गवर्नमेंट ने। ये बोलूँगा दिक्कतें ये आई थी यूक्रेन साइड में, मैं बोलूँगा ये दिक्कतें भी हैं, बट मैं बोलूँगा जहाँ एक्शन लेने का टाइम था वहाँ एक्शन भी सही लिया गया, और बहुत सारी हमारे 2 भाइयों ने अपनी जान भी दे दी थी। ये हमें बहुत दुख हुआ इसका, उन्हें इंजर्ड गोली लग गई। जान की बात करें तो एक स्टूडेंट था आपके बीच में, जबकि अनाउंसमेंट किया हुआ था कि आप जितना हो घर में अंदर सेफ रहें, बंद रहें, तो वो ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए बाहर गए, तो उस वक्त जब आपको पता चला कि वो नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? नहीं, उस वक्त तो बहुत शॉकिंग था। मैं तो वेस्ट साइड लवीव सिटी में ही था। अब ये था कि सायरन्स तो हर टाइम बज रहे थे, हम लोग भी लाइक पार्ट टाइम करके सो रहे थे, कुछ बंदे अगर जाग रहे हैं तो कुछ सो रहे हैं। तो और ग्रॉसरी भी हमने डिवाइड कर रखा था, क्योंकि एक है ग्रॉसरी कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, अनलिमिटेड नहीं रह सकती, तो उसके लिए किसी ना किसी को जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो उस बच्चे के पास ही मेरा फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था, वो तो उसके पास भी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, वो बस अपनी नॉर्मल ग्रॉसरी लेने गया था, और वहाँ पे थोड़ा खारकी में सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पे उस पर अटैक हो गया था एंड उसकी जान चली गई थी। तो हमें तब बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हम में से ही है, हम जैसा ही है वो भी एक, तो हमें बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ था। फिर उसके बाद एक और की भी डेथ हो गई थी, और इवन एक हरजोत है जिसे आई गेस 3 to 4 बुलेट्स लगी थी, लेकिन वो सर्वाइव करके कल इधर बाय इंडियन आर्मी ले आया गया यहाँ पे, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਥਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? अब यहाँ पे टीवी देख के पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत पैनिक हो रहे थे, तो मेरे को लगातार फ़ोन आ रहे थे, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हमें एकदम इमीडिएट एक्ट करना था, चाहे कोई भी सिचुएशन अराइज़ हो रही है। तो मैं कॉल्स नहीं ले पा रहा था। मैं पेरेंट्स से दिन में एक ही बार बात कर ले रहा था, और उन्हें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बताता कि ऐसे बॉम्बिंग हो रही है, गन फायर्स की आवाज़ आ रही है, हम बंकर्स में जा रहे हैं, तो वो और पैनिक हो जाते। तो मैं बस जब भी उनका फ़ोन आता था मैं बोल देता था नहीं सब ठीक है, मैं अभी इधर पहुँच गया हूँ, मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगा। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? जी, ये तो था जब अटैक्स हो रहे थे तो थोड़ा
पैनिक वाला तो था सिचुएशन, लग भी रहा था कि मे बी कुछ हो भी सकता है, लेकिन अंदर एक हिम्मत रखनी पड़ती है और हमने फिर इनिशिएटिव लिया कि नहीं, किसी तरह हम निकलेंगे। हम फिर हिम्मत करके किसी तरह सारे के सारे, पहले हम 12 के बैच निकले, फिर हम और को भी असिस्ट करते रहे हमारे यूनिवर्सिटी से, और भी हमने 60 लोगों को और गाइड किया था, वो लोग भी आए हमारे साथ। तो ये थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है और घर वालों को, अगर क्योंकि अगर पूरा सिचुएशन एकदम बता दो तो वो और पैनिक हो जाएंगे। तो ये है कि फिर सबके लिए ही फिर कोई भी सिचुएशन पे एक्ट करना मुश्किल हो जाएगी, तो यह है खुद हिम्मत रख के आपको कदम उठाने पड़ेगा। ਸੌਰਵ ਉਪਾਧਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ये फेज़ तो यही था कि एक तो पहले हम आसानी से निकलने वाले थे, लेकिन उसी दिन अटैक हो गया। तो यही था, मैं बोलूँगा कि एक तो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट एडवाइजरी आई नहीं थी कि आप खाली करो इमीडिएट, ऊपर से हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो नहीं रही थी। तो फिर ये था, हम चलो निकल रहे थे किसी तरह, बट जब फंस गए वहाँ पे तो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले हमें यही लग रहा था कि जाएं कहाँ, क्योंकि पहले किसी को इन्फो नहीं होती। तो हम एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं पर किसी को नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है, तो हमें फिर बहुत बुरा फील हो रहा था और ऐसे लग रहा था हम कहीं फंस गए हैं। बट फिर तभी खुद, मैं बोलूँगा वहाँ पे बेसिकली एक स्टूडेंट ही की हेल्प करे जा रहा है वहाँ पे यूक्रेन में, आपस में बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वहाँ पे यूक्रेन से निकलते वक्त काफ़ी बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प करी है। तो हम सबसे मुश्किल तो वही था जिस दिन अटैक हुआ था, तो 6 घंटा लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि ऐसा था कि अगर टिकट नहीं मिलती तो उधर स्टेशन में ही सोना पड़ता की में, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तब सेफ भी नहीं थी, क्या पता उसी रात अटैक भी हो जाता। तकरीबन कितने का स्टूडेंट होने जो हमारे साथ आए थे अभी प्लेन में वो तो 200 प्लस थे, बट जो वहाँ पे हम जो फंस गए थे रेलवे स्टेशन में ही, हम हार्डली 2 या 3 थे। फिर उसके बाद हम किसी तरह हमने ट्रेन का टिकट लिया, हम वेस्ट साइड पहुँचे, हमने 12 बच्चों को और हिम्मत दिलाई और उनको असिस्ट किया आने के लिए। तो वो जैसे ही हमारे तक पहुँच गए उस सिटी में, हम उनके साथ सीधा हंगरी बॉर्डर निकल गए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ युद्ध होया है होना चाहिए ਸੀਗਾ? जी नहीं, युद्ध तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली हो या फिर लोगों के लिए हो, क्योंकि हम 4 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो हमारे लिए भी एक हमारा घर फैमिली जैसा ही है। वहाँ के टीचर्स, लोकल लोग, हम वहाँ पे बहुत लोगों को जानते हैं, तो उनके लिए भी हमें बुरा लग रहा है। मेरी अभी भी उनसे रोज़ बात होती रहती है, तो ये जान के ही मेरे को बहुत अंदर से बहुत दुखी फील होता है कि ये क्यों हो रहा है ये चीज़, वॉर। हम खुद चाहते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द रुके, वहाँ पे बहुत मासूम जाने जा रही हैं। जब हम भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो हमारे साथ और भी यूक्रेनियन लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने घर अपना देश छोड़ दिया है, तो सब रोते हुए ही जा रहे थे, क्योंकि किसको अपना देश छोड़ना अच्छा लगता है। तो ये जब हम देख रहे थे हमें खुद को बहुत बुरा लग रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। हम खुद चाह रहे हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए, पर हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत हिम्मत वाले वहाँ के लोग, वहाँ के आम जनता भी लड़ने पे आ गई है रशियन सोल्जर से। तो यही हम चाहेंगे कि बहुत पीसफुल और अच्छी कंट्री है, और वो खुद कभी इनिशिएट नहीं करते हैं अटैक वगैरह, पीसफुल ही चाहते हैं वो लोग, पीस में रहना हमेशा। तो हम यही चाहेंगे कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? फिर जब वहाँ से निकल गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ निकलते ही बॉर्डर से एम्बेसी हमें मिल गई तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया और हमें अकोमोडेशन वगैरह सब प्रोवाइड किया। तो फिर फैमिली से भी बात हुई, इन्हें भी थोड़ी राहत मिली। फिर फाइनली जब हमें एयरलिफ्ट करके हम यहाँ पे आ गए, फिर अपनी फैमिली से मिले, सब बहुत खुश हो गए थे, सबको एक राहत मिली। मम्मी का क्या एक्सप्रेशन? वो तो बहुत आंसू से भर गए थे। वहाँ आरती की थाली लेके आ गए थे, फिर उन्होंने गले से भी लगाया, फिर मतलब काफ़ी खुश हो गए थे पापा मम्मी दोनों। तो मैं ये बोलूँगा कि चिराग जी, पर हम तो आ गए हैं, पर हमें कहीं ना कहीं अभी भी यही चिंता है कि वहाँ पे सब ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत मासूम जाने जा रही है और ये देख के हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुसी हुन कहना की चाहोगे? मतलब मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि मतलब लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी होती नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से अगर कोई कंट्री अगर पावरफुल है तो अगर वो किसी के ऊपर अटैक कर रही है तो वो भी एक तरह से अपना नुकसान तो उसका भी हो रहा है, क्योंकि एक मिसाइल बनने में भी कितना खर्चा होता है। तो लाइक ऊपर से जाने भी इतनी जा रही है,
तो फाइनेंशियली ग्राउंड से भी बोलूँ या फिर नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी, तो किसी के लिए लड़ाई अच्छी नहीं है। और हम चाहेंगे, बहुत मासूमें जाने जा रही हैं, बहुत लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसा अगर अपने कंट्री में भी इमेजिन करके देखो तो किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और बाकी इतने स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ आए हैं, तो उनके लिए भारत गवर्नमेंट, मेरे को पूरा भरोसा है, जैसे उन्होंने अभी ऑपरेशन गंगा भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ये सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, पर मेरे को भारत गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो करेंगे तो स्टूडेंट्स के हित में करेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੌਰਵ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੌਂਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੂ ਰਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।